वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 होने वाला है और ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि हम पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप उनको देख लीजिए, वहाँ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा पार्ट, तो आप उसे जाकर देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो के हमारे सामने दो टॉपिक होंगे, यानी कि एक टॉपिक रहेगा एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरा रहेगा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखो फ्रेंड, अभी तक हमने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ था उसके बारे में और भारत क्या सोचता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमने पढ़ लिया। आज ये हमारे दो टॉपिक है जो कि बिल्कुल लास्ट है। एक है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि आज क्या है, विश्व केवल एक ध्रुवीय किसी एक महाशक्ति यानी कि अमेरिका का राज है, तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ कैसा है, और उसके अलावा हम समझेंगे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। अब ये क्या है, तो देखो आपके पास एनसीईआरटी बुक तो होगी से, आप एनसीईआरटी से पढ़ते ही होंगे, तो उसमें आपको इस चैप्टर में ग्रीन कलर के बॉक्स दिखेंगे जिसमें आपको बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल संगठन है, उनके बारे में दिखेगा। जैसे कि आपको WHO के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, विश्व बैंक के बारे में, तो उनको भी हम यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि वहाँ से हमारे जो MCQ वाले क्वेश्चन हैं वो बनकर आएंगे। ओके, तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, हमारा सबसे पहला टॉपिक है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो, सबसे पहले समझते हैं एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है। आप सबको पता है कि पहले जो हमारा विश्व था वो दो ध्रुवीय था। अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है, अच्छे से चैप्टर 1 और 2 समझा है, तो आपको पता होगा हमारा जो विश्व था वो पहले दो ध्रुवीय था, यानी कि यहाँ पर दो महाशक्तियों का राज था। दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी, एक था सोवियत संघ और दूसरा कौन था, अमेरिका था। तो उस टाइम पर सोवियत संघ और अमेरिका का राज था, पर बाद में क्या होता है, अमेरिका अभी वास्तविकता में महाशक्ति बना है, पर सोवियत संघ क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, और आज क्या है, केवल और केवल अमेरिका का राज है। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में आज किसका दबदबा कायम है, तो अमेरिका का दबदबा कायम है। यानी कि विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय हो गया, क्योंकि पहले दो महाशक्ति थी, सोवियत संघ और साथ साथ में अमेरिका, पर अब कौन है, मात्र अमेरिका, सोवियत संघ नष्ट हो गया। तो इस एक ध्रुवीय विश्व में जहां पर सभी देशों पर अमेरिका का दबदबा कायम है, क्या वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कैसी क्या स्थिति है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी अमेरिका का दबदबा कायम है, इस बात को हम समझने वाले हैं। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की आशा भी बंध रही है। यानी कि अगर आपने पार्ट 1, 2 पढ़ा होगा तो हम उसमें देखते आ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने की मांगे उठ रही है और कुछ सुधार हुए भी हैं। तो इससे अब लोगों को लग रहा है कि इन बदलाव से, इन सुधार से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुव विश्व में, जहां भले ही अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसका कोई प्रतिद्वंदी देश नहीं है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ कारगर ढंग से काम कर पाएगा, क्योंकि उसमें हम कुछ ऐसे बदलाव कर देंगे कि वो अमेरिका भले ताकतवर होगा, उसका कोई प्रतिद्वंदी, उसका कोई टक्कर देने वाला नहीं होगा, फिर भी जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ वो अपना काम कारगर ढंग से ठीक तरीके से कर पाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अमेरिका इतनी पावरफुल, इतनी डेवलप्ड कंट्री है कि उसकी बराबरी करना क्या है, नामुमकिन है। इसलिए इतना आसान नहीं है कि अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाया जा सके। पहली बात क्यों आसान नहीं है, क्योंकि देखो, पहली बात तो यह कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अभी मैंने आपको बताया, अब सोवियत संघ खत्म हो गया तो पूरी दुनिया पे किसका दबदबा है, सिर्फ अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बची। और दूसरी बात है, संयुक्त राष्ट्र के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। प्रभाव क्यों है, देखो उसको देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश भी अमेरिका है। सबसे ज़्यादा बजट में कौन योगदान करता है, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही इतनी बड़ी है कि वो सोवियत संघ में बड़ी मात्रा में जो होता है वो मदद करता है। ओके,
और उसके साथ साथ यह भी एक तथ्य है, यह भी एक फैक्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, अमेरिका के क्षेत्र में स्थित है। और इसी कारण अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। अगर आपके देश में कोई संस्था उपस्थित है तो उसमें आपका प्रभाव ज़्यादा ही होगा। और इससे क्या हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाही के नागरिक है, यानी कि जो इस देश के अमेरिका के लोग हैं वही कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी कर रहे हैं। तो इससे भी संयुक्त राष्ट्र संघ पर क्या होता है, अमेरिका का दबदबा कायम होता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के जो प्रभाव है, दबदबा है, उसको अंकुश नहीं लगा सकता कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर भी देखो, भले अंकुश नहीं लगा पाता, इसके अतिरिक्त अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्र के हितों के अनुकूल नहीं है। देखो, दो पावर तो है सही। पहली बात कि वो एक अकेला महाशक्ति है, दूसरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ उसी के देश में बना हुआ है, उसी के नागरिक वहाँ पे काम करते हैं, उसका दबदबा है। अब तीसरी और पावर है अमेरिका के पास, क्या है, इसके अतिरिक्त अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्र के हितों के अनुकूल है, अगर उसको लगता है कि ये बात मेरे और मेरे जो मित्र देश है उनके लिए सही नहीं है, तो वो उसको क्या कर सकता है, अपने वीटो पावर से रोक सकता है। आपको मैंने बताया था जब पार्ट 2 में या पार्ट 3 में, दोनों में से किसी में, कि जो सुरक्षा परिषद का सदस्य अमेरिका है और इसके पास वीटो पावर है, ये किसी भी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति रखता है। ओके, तो इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर क्या कर सकता है, अंकुश नहीं लगा सकता है, यानी कि अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो, देखो, फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, आपको पता है आज अमेरिका की हर जगह चलती है, मतलब अमेरिका जो चाहे वो आज कर सकता है। तो इसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कर सकता है। भले ही आज अमेरिका का बोलबाला है, पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अपनी उपयोगिता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, अमेरिका और शेष विश्व के जो विभिन्न देश है उनमें जो भी मसले होते हैं उनके बीच बातचीत करने के लिए कौन लाभदायक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, इसके अलावा देखो, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की जा सके। अब देखो, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होगा तो क्या हम अमेरिका की आलोचना कर पाएंगे, या उसने कोई भी गलती की है तो उसको कह पाएंगे, नहीं, क्योंकि वो तो इतना पावरफुल है कि उसके सामने हम बोल भी नहीं सकते। पर अगर संयुक्त राष्ट्र संघ है और वहाँ की आम सभा में हम ये बात रख तो सकते हैं कि अमेरिका ने ये गलत किया है। इसलिए क्या है, भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ अंकुश नहीं लगा पा रहा है, पर संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे लिए फिर भी उपयोगी है। और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात भी कहीं सोची जा सकती है। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ है तो हम कोई ऐसा बीच का रास्ता भी निकाल सकते हैं और कुछ रियायत भी मिल सकती है हमें। संयुक्त राष्ट्र में हाँ थोड़ी कमियां हैं, क्योंकि वो अमेरिका के दबदबे में रहता है, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल हो जाएगी। ओके, यानी कि अगर ये नहीं हुआ तो दुनिया में और भी संकट उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, कहीं ना कहीं अमेरिका कि अगर कुछ गलतियां हो रही है तो उनमें कुछ कह सकता है, पर अगर कोई अन्य देश अकेला तो कह नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ तो ग्रुप ऑफ देश है, यानी बहुत सारी कंट्रियां मिलकर है, तो वो अमेरिका को कुछ कह सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। पर अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं रहेगा तो हम अमेरिका के वर्चस्व के नीचे दबे रहेंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए भले संयुक्त राष्ट्र में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन ये दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बस यहाँ पर यही समझाना था कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र पर दबदबा तो है अमेरिका का, इसका मतलब हम ये नहीं समझे कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी काम का नहीं है। ये आज भी उपयोगी है और कुछ बदलाव अगर हम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया, अब आ गए हम सेकेंड टॉपिक पर। तो हम अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है उनको ध्यान से यहाँ पर देखेंगे ताकि आपके एमसीक्यू छोटे नहीं। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखो इनको। शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि शीत युद्ध के बाद बहुत सारे संगठन बने तो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा विश्व में। ओके, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़े संगठनों ने तो और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी में से एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, है ना। ये संगठन बना तो इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कैसा
कैसा संगठन है? यह वैश्विक स्तर की विश्व व्यवस्था की देखरेख करता है, यानी कि वैश्विक स्तर की जो वित्त व्यवस्था है, वित्त यानी पैसा, मनी, तो पैसे से जुड़ी जो व्यवस्था है, अर्थ से जुड़ी जो व्यवस्था है, उसकी देखरेख करने का काम करता है। देखो अभी तक हमने ये इतना पढ़ा ना, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नाम क्या है, तो पूरा नाम क्या है या इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म IMF बता देना है, और अगर पूरा नाम पूछे तो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बता देना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो क्या कार्य करता है, तो आपको बता देना है वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। ओके, और साथ में मांगे जाने वाली वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी मुहैया कराता है। अगर किसी देश को वित्तीय सहायता चाहिए तो वो मुद्रा कोष में से क्या करेगा, उसको वित्तीय रूप में सहायता देगा। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ है, वो भी देखो। 189 12 अप्रैल 2016 की स्थिति, देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य है, यानी कि 2016 में 189 देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस संगठन से जुड़ गए हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ साथ में लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है, यानी कि जो 189 देश जुड़े, सबका अपना अपना दबदबा इतना नहीं है, सबकी बात को इतना नहीं समझा जाता। जो समूह 7 के सदस्य देश है उनको ज़्यादा माना जाता है। और बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं दिख रहा है। जब बस आपको सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो नाम है शॉर्ट फॉर्म IMF वो ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि IMF का पूरा नाम क्या है, तो आपको बता देना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और ये किस तरीके का काम करता है, तो वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले संगठन की तरफ। अगला संगठन है हमारा विश्व बैंक। अब देखो विश्व बैंक क्या है, यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है इसको देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आपको बता देना है 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। फिर इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है, यानी किससे, जो विकसित नहीं हुए हैं, अभी विकासशील है, यानी कि विकास के मार्ग पर कार्यरत है, उनसे ये ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है। इसके क्या क्या काम है ये पूछा जा सकता है, तो आपको बता देना है यह मानवीय विकास यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, प्रदूषण में कमी, नियमों और निर्माण उन्हें लागू करना, सड़क, शहरी विकास, बिजली, सुशासन चलाना, इन सारे का काम ये करता है। ओके, ये आपको बता देना है। उसके अलावा ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है, यानी कि ये ऋण भी देता है और दान भी कुछ पैसा कर देता है। अगर कोई ज़्यादा गरीब देश है तो अनुदान उससे वापस नहीं चुकाना पड़ता है, यानी कि अगर कोई ज़्यादा गरीब देश है तो अगर कोई फंड विश्व बैंक ने उसे दिया है तो फिर उस देश को वो फंड वापस नहीं करना पड़ता है। इस अर्थ में संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इससे क्या होगा, ये विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको ऑफकोर्स प्रभावित करेगी। तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सबसे पहला, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1944 में। ओके, और ये खास करके किसके लिए बना है, तो विकासशील देशों के लिए बना है। उसके बाद इसके क्या क्या कार्य है, तो आपको बता देना है शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, साथ साथ में नियम कानून बनाना और उन्हें लागू करवाना, बिजली, सड़क से रिलेटेड, और गरीब देशों को अनुदान देना और ऋण देना। अगर कोई ज़्यादा ही गरीब देश है तो ये वापस उससे अनुदान नहीं लेता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और विश्व बैंक के बारे में जानकारी मिल गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर। समझेंगे विश्व व्यापार संगठन को। देखो नाम से पता चल रहा है कि इसकी स्थापना क्यों हुई होगी, व्यापार के उद्देश्यों से। ओके, व्यापार के नियमों को बनाने के उद्देश्य से। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं WTO। ये जो है यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि WTO का पूरा नाम क्या है, तो आपको बता देना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप हिंदी में भी बता सकते हैं विश्व व्यापार संगठन। फिर ये क्यों बनाया गया है, तो व्यापार के नियमों को तय करने के लिए बनाया गया। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, तो 1995 में। ओके, आपको ये भी बता देना है। उसके साथ साथ यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि WTO किसका उत्तराधिकारी है, तो आपको बताना है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक का उत्तराधिकारी है। ओके, और यहाँ पर इसके सदस्यों की संख्या
164 29 जुलाई 2016 को हो गई थी, यानी कि 2016 में जो इसकी सदस्य संख्या थी वो 164 थी। ओके, आज आप मेरे को गूगल करके बताना कि आज 2021 में इसकी जो संख्या है, सदस्य संख्या, वो कितनी है। ओके, और हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से लिया जाता है, यानी कि विश्व व्यापार जो संगठन है उसका हर फैसला जो भी वहाँ के सदस्य हैं उनकी सहमति के द्वारा लिया जाता है। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियाँ विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उनके हित सस्ते हो। भले कहने की बात है कि सभी सदस्यों के मान से लिया जाता है, पर जो बड़े बड़े देश है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिनकी है, वो अपने हिसाब से ही फैसले लेती है। तो बस यहाँ से तो तीन क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे। सबसे पहले WTO का पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और ये किसका उत्तराधिकारी है। ओके, तो आई होप आपको विश्व व्यापार संगठन भी समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी को। अब ये क्या है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी कि ये ऊर्जा से संबंधित संगठन है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हम कहते हैं IAEA। ओके, तो आपसे यहाँ से पहला क्वेश्चन यही कि IAEA का पूरा नाम क्या है, ये आपको बता देना है। फिर इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। ओके, 1957 में, तो आपको ये भी बता देना है। फिर यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि जो परमाणु से जुड़ी हुई ऊर्जा है उसको शांति तरीके से किया जाए। सैन्य उद्देश्यों से इसके इस्तेमाल को रोकना, यानी कि सेना के लिए परमाणु से जुड़े जो हथियार है उनका इस्तेमाल करने से रोकना और शांति के लिए इसका प्रयोग किया जाए। इसके लिए इस संगठन को, इस एजेंसी को बनाया गया है। ओके, इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व के परमाणविक सुविधाओं की जाँच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो, यानी कि उनका सैन्य खतरों के लिए न उपयोग कर सके, इसलिए यहाँ के अधिकारी हमेशा इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ से दो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये IAEA का पूरा नाम और इसकी स्थापना कब हुई। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे संगठन की तरफ। दूसरा है हमारा अमनेस्टी इंटरनेशनल। अब ये क्या है, अमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। ओके, यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, यानी कि मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकार को यह रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानव अधिकार से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ से तो यही कि अमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो एक स्वयंसेवी संगठन है। ये क्यों काम करता है, ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है और जो भी मानवों के साथ मानव अधिकारों का जो भी उल्लंघन कर रहा है, जो भी सरकार, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसीलिए सरकार को कभी कभी ये जो संगठन है ये बुरा भी लगता है। ओके, चलिए अब आखिरी है हमारा ह्यूमन राइट्स वॉच। अब ये क्या है, इसको देखते हैं। यह भी मानव अधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ओके, तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकार से रिलेटेड है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंध है, यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कौन है, तो आपको बताना है ह्यूमन राइट्स वॉच। ओके, यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसमें बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के अभियान चलाता है, यानी कि यह भी मानव अधिकार से संबंधी एक संगठन है। ओके, सो आई होप आपको जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो समझ में आ गया, पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप 2 बार वीडियो को देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।